मुझे आपका वो आर्टिकल याद आ गया जो आपने एनडीए की बुरी हालत पर लिखा। मतलब वी आर फुल ऑफ रेफरेंस फॉर एनडीए। मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स का सपना होता है कि साहब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाऊं, एक जेंटलमैन कैडेट बनूं वहां पे। लेकिन किस तरह से एनडीए पुराने ढर्रे पर चल रहा है, किस किस्म के सुधारों की जरूरत है। एंड यू हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट कन्वर्सेशन विद मेजर जसवंत सिंह जसोल, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काफी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रहे। तो वो बैलेंस क्या, एक तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो एनडीए की जो ट्रेनिंग है जिसको आप बार बार कह रहे हैं मॉडर्नाइज किया जाए, आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, सुख सुविधाएं, कौन सा लेफ्टिनेंट जनरल वहां पर होना चाहिए, एक तो मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में बताएं। और दूसरी बात कि वो जो फाइन बैलेंस है कि आप ऑर्डर लेना भी सीखें पर एट द सेम टाइम इनिशिएटिव, बिकॉज देन आई विल कम टू इनिशिएटिव्स। और उसमें बहुत अलग अलग एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है जो आपने दिया है जिससे जनरल थिवैया बहुत इंप्रेस थे कि तो फिर मुझे फ्रेश नाश्ता करवाइए, और वो सब बाकी जगह हुआ। एक एग्जाम्पल है जिसको आपने बहुत क्रिटिसाइज किया है जिसमें ह्यूमन शील्ड का यूज किया गया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, अच्छे भी और बुरे भी। पर पहले मैं चाह रहा था कि आप एनडीए की स्थिति पर, नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थिति पर बताएं। ये एक कहावत है सेनाओं के अंदर कि हम सेनाएं जो हैं वो पिछले युद्ध की तैयारी करती, पिछले युद्ध की। और जो यूरोपियन सेनाएं थी दूसरे महायुद्ध में, वो और उनकी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हिसाब से की गई थी, करी हुई थी, और वो उसका उदाहरण लेकर आगे चलते थे। लेकिन जर्मन आर्मी ने एक और नए तरीके से मैन्यूवर वॉरफेयर, मैकेनाइज्ड वॉरफेयर को शामिल करते हुए उन्होंने एक क्वांटम जंप ले लिया। और वो क्वांटम जंप के साथ वो उन्होंने शुरू में बहुत हद तक जीत हासिल की। लेकिन जब दूसरी से उन्हें सेनाओं ने भी अपनी रिफॉर्म्स किए और अमेरिका अंदर आ गया सबने, तो फिर मिलकर उनकी एंड में हार भी हुई। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब पहले किस्म की लड़ाइयां होती थी, उन लड़ाइयों के अंदर हुक्म मानना और जिसे बोलते हैं कि बिल्कुल ड्रिल करके लेफ्ट राइट बाएं मोड़ दाहिने मोड़ एकदम मैकेनिकली होना है। जो ड्रिल है ये ड्रिल लड़ाई के मैदान से ही शुरू हुई थी। जब नेपोलियन के जमाने की लड़ाइयां होती थी तो पूरी की पूरी टोली ऐसे घूम जाती थी कि फायर उधर से आ रहा है, वो बैठकर करते थे। आमने सामने की लड़ाई होती थी, और उससे पहले भी आमने सामने की लड़ाइयां थी। तो लेकिन जैसे ये बदली होते गए लड़ाई के तरीके, तो बाकी सेनाओं में भी अब बदलाव आता गया। अब जो मिलिट्री एकेडमीज हैं वो जब स्थापित हुई, जैसे हमारी मिलिट्री एकेडमी है वो 1949 में स्थापित हुई थी, नेशनल डिफेंस एकेडमी जूनियर जॉइंट सर्विसेज विंग, पहले देहरादून में, उसके बाद फिर 55 में वो जो चले गए, जो प्रेजेंट लोकेशन है एनडीए की। तो वो जो प्रिंसिपल्स थे वो हमने ज्यादातर अंग्रेजों की मतलब ब्रिटिश आर्मी के प्रिंसिपल्स को हमने उसको इस्तेमाल किया, जिसमें था कि भाई सबड्यू द मैन एंड मेक हिम एडहेरेंट टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस so that he always acts in conformity with the system, with the orders, etc. लेकिन जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि ये एक हद तक ठीक है ये, लेकिन उससे क्या होता है कि जो आपकी इनिशिएटिव होता है वो बात खत्म हो जाती है। और फिर एनडीए के अंदर एक दूसरी बात है कि जो लीडरशिप की प्रैक्टिकल बातें हैं वो ज्यादातर सीनियर कैडेट्स के ऊपर छोड़ दी जाती हैं। और जैसे कि स्कूल्स के अंदर होता है कि बच्चों में यंग एज में ये दूसरे के ऊपर हावी होने की एक वो होती है, प्रतिक्रिया होती है। और खास तौर पर तो ये उसमें अनऑफिशियल पनिशमेंट्स बहुत हद तक, जिनको हेजिंग या रैगिंग बोलते हैं, बहुत हद तक प्रचलित हैं, जो कि आज तक भी वहाँ चलती है। और ये मतलब पुरानी जो रिवायत हैं जो अंग्रेजों के एकेडमीज की, तो हम उनके साथ ही लगातार जा रहे हैं।
बहुत कोशिश हुई है रिफॉर्म करने की। अभी हाल ही में एडमिरल अरुण प्रकाश ने भी इसके बारे में आर्टिकल लिखा है, और वो खुद एनडीए के कैडेट थे और साथ में वो एनडीए के कमांडेंट भी रहे, और उन्होंने भी यही आर्टिकल जो मैं जिक्र कर रहा हूँ इसी के ऊपर पूरी उनके भी यही विचार है। तो फिर जब ये पनिशमेंट होती है तो पनिशमेंट को एस्केप करने के लिए वो हम जो है जूनियर्स हैं वो बहुत डिवियस मीन अपनाते हैं। तो एक खास किस्म का एक लीडरशिप स्टाइल पैदा हो जाता है कि जिसमें कि तब काम किया जाए जब हमारे ऊपर कोई देखभाल कर रहा है या हमारे ऊपर कोई खड़ा हुआ है, और जब नहीं है तो फिर हम अपनी मनमर्जी करते हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हेवी होते हैं, खास तौर पर एथिक्स के लिए, खास तौर पर जब हम लड़ाई के अंदर होते हैं। तो अगर हमारे ऊपर कोई नहीं देख रहा हमारे को, तो फिर जो वो एक हमारे अंदर इनग्रेन्ड हो जाती है ये बात। तो ये कुछ खामियां हैं। दूसरा, उनका जो करिकुलम है उसमें इट हैज नॉट केप्ट पेस विद टाइम्स। मतलब आज के जमाने में के अंदर आप उनको इस तरह से लीडर बनाना की कोशिश कर रहे हो जैसे कि हम 100 साल पहले बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये किस हद तक सही है? मतलब हम जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे अपने गांव में, तो मुर्गा पोजीशन में हमारा टीचर हमें अक्सर डाल देता था। मुर्गा पोजीशन में बैठ जाओ हॉन्चेस के ऊपर और पीछे से हाथ निकाल कर अपने कान पकड़ो, और फिर डंडे भी पड़ते थे। तो आज क्या कोई भी मतलब हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर क्या हम कोई आदमी एक्सेप्ट करेगा कि मेरे बच्चे के मुर्गा पोजीशन में बनाया जाए? तो जब हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो किस तरह से हम जो हमारी सेना के फ्यूचर लीडर्स हैं उनको एक ह्यूमिलिएटिंग तरीके से उनके साथ मतलब व्यवहार हो रहा है बैरक्स के अंदर। तो मैं कहूंगा सरासर गलत है और एक गलत नमूना पेश हो रहा है, और ये बिल्कुल एक एंशिएंट तरीके से लीडरशिप डेवलपमेंट है। आज की लीडरशिप डेवलपमेंट होती है एजुकेशन से, मोटिवेशन से, और हजारों उसके तरीके हैं, हजारों मेथड्स हैं। आफ्टर ऑल जो हम स्कूल में सिखाते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लोग एमबीए करने जाते हैं, वो यही है और कुछ नहीं है। सब सेना से ही बाहर आया था वो, और सेना वहीं जमकर खड़ी हो गई है जहां पहले थी, और अब वो लोग हमारे से बहुत आगे निकल। और दूसरा है कि हम उनको एक ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अब ग्रेजुएट बना देते हैं। जब ये बात शुरू हुई थी 1949 में, उस टाइम पे ग्रेजुएशन की बात मतलब थी, क्योंकि हम स्कूल एंट्री के बाद वहां जाते थे, तो ग्रेजुएशन करना मतलब एक मायने रखता था। लेकिन अब 3 साल के अंदर जब हम वहां पर हैं, तो और सब्जेक्ट्स जो हैं, एरोनॉटिकल साइंस, वेपन साइंस, मिलिट्री हिस्ट्री, ह्यूमन रिलेशंस, जो कि हमारे आने वाले समय में काम आने, थ्योरी ऑफ वॉर, तो इनके ऊपर तवज्जो बहुत कम है। और ज्यादातर मतलब क्या फायदा है एक ऑफिसर को या कैडेट को जिसको आप एक नॉर्मल बीए या बीएससी की डिग्री दे। अभी मैंने सुना है कि बीटेक की भी डिग्री भी शुरू हो गई है नेवल कैडेट्स के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक मेजर रिवीजन होनी चाहिए जो नहीं हुई है। मैं खुद वहां पर एक कमेटी में गया था जब मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग था, उसका मैं हिस्सा था कमेटी का, जिसको एयरफोर्स के वाइस चीफ हेड कर रहे थे, कि हम कैसे ये रिफॉर्म लाए। हमने बहुत सुझाव दिए, लेकिन एक रेजिस्टेंस है कि जिसकी वजह से हम ये नहीं वहां करते। मैं तो ये कहूंगा कि जितना समय हम बाद में गुजारते हैं अफसरों को एजुकेट करने में, अगर हम एनडीए में शुरू करें तो यकीनन हम बहुत मतलब आगे बढ़ सकते हैं। तो एक उसकी भी अपहीवल की बहुत बड़ी जरूरत है। अब ये कहने के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि एनडीए बेकार है। नहीं, एनडीए बेकार नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बात रिलेटिव होती है। जनरल विंगेट थे जिन्होंने फेमस विंगेट ऑपरेशन मतलब चेनलेट्स ऑपरेशन किया बर्मा के अंदर। तो उनकी एक कहावत होती थी कि वो जब आते थे तो उनकी सिलेक्शन सिर्फ 20% होती थी। मतलब वो विंगेट चेनलेट्स को जब चुनते थे कि कौन बर्मा में जाएगा, तो पहले बार खास तौर पे तो सिर्फ 20% आदमी पास होते थे। तो उनका लफ्ज ये होता था, गुड बट नॉट गुड इनफ। तो व्हाट मैं कहूंगा कि एनडीए के बारे में कि गुड बट नॉट गुड इनफ। So it is not, lot of my colleagues criticize me. I am personally a success story from India.
I was myself but the topmost cadet appointment, academy cadet adjutant in my final term. And probably I also was part and parcel of the same system. But then I look back and say that supposing the 3 years that I spent there, if I had been better spent, if I was more intellectually empowered, if I had a more broader vision of things, and if in the barracks we did not waste so much of time on this hazing and ragging and illegal punishments, would I not be a better man? And as far as toughness and all is concerned, it's like, do you mean to say the person who wins the Olympic medal in marathon, he has to be subdued to win the Olympic medal? This is a way of building physical fitness and having mental robustness. Even an Olympic champion needs mental robustness. How else can you win? Even a cricketer needs mental robustness. So you don't have to break his will and spirit, like this one thing wrote. He says, my spirit was broken by the NDA. And he says, I do not know how I survived. And he mentions in detail, he mentioned to me that he mentions right in his book also. He says that I used to listen to music. I used to read the older books of military history, etc., to get away from what was happening. So now the things are no different today. Even when I talk to young cadets whom I meet, at times, they tell me similar horror stories. General Arun Prakash recently wrote an article for Victory India, and in the same vein. So there is a major reform required in our military academies, and the sooner we do it, the better it is. We may be rising and shining as compared to rest of society is concerned, because society has got its own problems. But certainly, the cream of the society, the best of amongst us, a Pichai or Ratan Tata or anybody from this cream, they have gone far ahead of us. So why should not our leaders be in the same league as the cream of the leadership in the academic world and in the industry and elsewhere? That's the way I look at it. It's a relative issue.